तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। महाराज, मैं मरने से पहले एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। मैं हमेशा उस पेड़ की छांव में बैठती थी। राजा और रानी अपनी 1 साल की प्यारी बच्ची के साथ जंगल में सैर करने जाते हैं। वो जंगल शांत, हरा भरा और पक्षियों के मधुर संगीत से गूंज रहा था। राजा और रानी ने सोचा कि ये उनकी बच्ची के लिए प्रकृति के करीब आने का अच्छा अवसर होगा। जंगल की सैर करते हुए राजा और रानी ने एक सुंदर जगह देखी और वहां बैठकर आराम करने लगे। कुछ देर प्रकृति का आनंद लेने के बाद झाड़ियों के अंदर से राजा को कुछ महसूस हुआ। उन्हें लगा जैसे कोई जानवर है। उन्होंने रानी से कहा, रानी, मुझे लगता है झाड़ियों के पीछे कोई जानवर है। तुम मेरा यही इंतजार करना, मैं अभी उसका शिकार करके आता हूँ। ठीक है महाराज, मैं आपका यही इंतजार करूंगी। उफ, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, किंतु ना जाने महाराज कब तक आएंगे। रानी बैठी बैठी महाराज के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसे किसी के पानी पीने की आवाज सुनाई देती है। लगता है पास में कोई नदी या तालाब है। एक काम करती हूँ, आवाज तो पास से ही आ रही है, मैं खुद ही जाकर पानी पी आती हूँ। पर बच्ची को कैसे छोड़कर जाऊँ? महाराज का भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। बस अब और नहीं रुका जा रहा मुझसे, तो बहुत जोरों की प्यास लग रही है। एक काम करती हूँ, बच्ची को यहीं बिठाकर जल्दी से पानी पीकर आ जाती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, तुम यहीं बैठो, मैं नदी से पानी लेकर अभी आती हूँ। रानी बच्ची को उसी पेड़ के नीचे बिठाकर पानी लेने चली जाती है। उसी समय एक लोमड़ी घूमती हुई उस रास्ते से बड़बड़ाती हुई गुजर रही होती है। आज तो मेरा दिन ही खराब लगता है। आज भूखे ही सोना पड़ेगा। आज कोई भी शिकार हाथ नहीं लगा है। लोमड़ी ऐसा कहते हुए रास्ते से गुजर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठी एक नन्ही सी बच्ची पर पड़ती है। वाह 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 भगवान, तूने इस गरीब की सुन ली। बड़ा परेशान था मैं कि आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा, पर भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। आज तो इंसान का मांस खाकर मजा ही आ जाएगा। लोमड़ी बच्ची के पास दबे पैर आती है और बच्ची को उठाकर अपने साथ जंगल की ओर ले जाती है। थोड़ी देर बाद रानी भी वहाँ आ जाती है। रानी जब बच्ची के पास पहुँचती है तो देखती है बच्ची वहाँ से गायब थी। मेरी बच्ची कहाँ गई? मैं तो तुझे यहीं बिठाकर गई थी। हे भगवान, ना जाने मेरी बच्ची कहाँ चली गई। रानी रोते हुए जोर जोर से राजा को आवाज लगाने लगती है। राजा जी कहाँ हैं आप? जल्दी आइए राजा जी, देखिए हमारी बच्ची को कौन उठा कर ले गया है। रानी की आवाज सुनकर राजा तुरंत शिकार छोड़कर दौड़े चले आते हैं। क्या हुआ रानी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और रो क्यों रही हो? महाराज, हमारी नन्ही सी बच्ची को न जाने कौन उठा कर ले गया है। ये क्या कह रही हो रानी तुम? बच्ची तो तुम्हारे पास ही थी, फिर बच्ची गई कहाँ? महाराज, इसमें मेरी ही गलती है। तुम्हारी गलती? पर क्या? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी, तभी पास से पानी की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा पास में कोई नदी या तालाब होगा, मैं पानी पीकर जल्दी आ जाऊंगी। पर जब मैं पानी पीकर आई तो बच्ची यहाँ से गायब थी। मुझे लगता है कोई जानवर हमारी बच्ची को उठाकर ले गया है रानी। महाराज, मेरी बच्ची को ढूंढ लाइए। महाराज, मेरी बच्ची को ढूंढ लाइए। बच्ची को ढूंढने के लिए मुझे जंगल की ओर जाना होगा रानी। तुम एक काम करो, तुम महल लौट जाओ, मैं बच्ची को ढूंढता हूँ। अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। नहीं राजा जी, मैं भी आपके साथ जंगल में चलूंगी। नहीं रानी, जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। तुम महल में जाओ,
और कुछ सैनिकों को मदद के लिए भेज दो। हमें अपनी बच्ची को ढूंढना है। रानी राजा की बात मान जाती है और महल की ओर चल पड़ती है। राजा भी जंगल में जाकर अपनी बच्ची को ढूंढते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, जिससे राजा निराश होकर वापस लौट आते हैं। आज तो मेरे मजे ही मजे हैं। इतना मुलायम मांस खाकर तो मुझे बड़ी अच्छी नींद आएगी। और ऊपर से इतना स्वादिष्ट मांस। लोमड़ी को बड़े मजे से हंसता देखकर जंगल का राजा शेर मन ही मन कहता है, आज तो लोमड़ी बड़ा खुश लग रहा है। लगता है आज इसके हाथ कोई बड़ा शिकार लगा है। मुझे इसके पास जाकर देखना चाहिए। अरे ये तो इंसानी बच्चा है, और इस लोमड़ी को इंसानी बच्चा मिल कहाँ से गया? और ये लोमड़ी मुझसे बिना बताए कैसे अकेले अकेले इस बच्ची को खा सकता है? शेर लोमड़ी की ओर बढ़ता है। शेर जैसे ही लोमड़ी के पास आता है, लोमड़ी कूदती फांदती वहाँ से भाग जाती है। शेर भी लोमड़ी का पीछा करता हुआ उसके पीछे पीछे दौड़ता है। तभी वहीं से कुछ दूर खड़ी एक बहुत बड़ी बकरी ये सब नजारा देख रही होती है। मुझे जल्दी से इस बच्ची को यहाँ से दूर लेकर जाना होगा। अगर मैं इस बच्ची को जल्दी यहाँ से लेकर नहीं गई तो वो लोमड़ी और शेर इस प्यारी नन्ही सी बच्ची को मारकर खा जाएंगे। इतना सोचकर बकरी बच्ची को उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है। हे भगवान, ना जाने ये नन्ही बच्ची किसकी है। अब मैं इसे इसके माँ बाप के पास कैसे छोड़ कर आऊँ? अगर समय पर मैं इस बच्ची को यहाँ लेकर नहीं आती तो वो दोनों इस बच्ची को अपना भोजन बना लेते। अभी अगर मैं बाहर इस बच्ची को लेकर गई तो वे दोनों भूखे जानवर कहीं इस बच्ची पर हमला ना कर दें। नहीं नहीं, मैं इस बच्ची को बाहर लेकर नहीं जा सकती। जब तक इस बच्ची के माँ बाप नहीं मिल जाते मैं इसकी देखभाल करूँगी। मैं ही इसकी देखभाल करूँगी। बकरी अब उस बच्ची को अपनी बच्ची की तरह पालने लगती है। बकरी बच्ची को घर पर ही छोड़ती है और बाहर जंगल में चरने चली जाती है। शाम तक वापस घर आती और बच्ची को अपना दूध पिलाती। ऐसे करते करते समय बीतता है और बच्ची बड़ी हो जाती है। बेटी, मैं जंगल जा रही हूँ। तुम्हारे लिए कुछ मीठे मीठे फल भी ले आऊंगी। तुम इस घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। जी माँ, मैं इस घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। आप फिक्र मत करिए, मैं आपका रोज की तरह यहीं पर इस घर में ही इंतजार करूंगी। बकरी घास चरने जंगल की ओर निकल पड़ती है। बकरी भर पेट घास खाती है और रास्ते से कुछ मीठे मीठे फलों को भी तोड़कर अपने साथ ले आती है। अरे सारे मजे तो इस बकरी के ही हैं। रोज हरी हरी घास खाती है और मजे से रहती है। अरे मुसीबत तो हम जैसे जानवरों की है। रोज रोज शिकार करो और ना मिले तो भूखे ही रहो। खैर चलो, बकरी को तो अपना भोजन मिल गया। मैं भी अपने भोजन की तलाश करता हूँ। ऐसा कहकर लोमड़ी अपने भोजन की तलाश में निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर बकरी भी रोज रोज घास चरने जंगल जाती और शाम होते ही खूब सारे मीठे मीठे फल अपनी बच्ची के लिए जंगल से तोड़ लाती। अरे समझ में नहीं आता, ये बकरी रोज रोज इतने सारे फल लेकर कहाँ जाती है। अरे इतने बड़े जंगल में इस बकरी को घास की तो कोई कमी है नहीं। ये बकरी जिंदगी भर भी खाएगी तो इस जंगल की घास कम नहीं होगी। फिर भी इतने सारे फल लेकर कहाँ जाती है? मुझे पता लगाना पड़ेगा माजरा क्या है। लोमड़ी बकरी का पीछा करती हुई उसके घर तक पहुंच जाती है। माँ, आप आ गई?
कब से आपका इंतजार कर रही थी। बड़ी जोरों की भूख लग रही थी मुझे। मुझे माफ कर दे बेटी, आज मैं दूर जंगल निकल गई थी तेरे लिए और भी मीठे फल लाने। तू एक ही तरह के फल खा खा कर परेशान हो गई होगी ना, इसलिए आज आने में इतनी देरी हो गई। नहीं माँ, आप मेरे लिए इतना करती हैं, ये कम है क्या? और आप मेरे लिए जो भी लाती हैं उसमें स्वाद अपने आप ही आ जाता है। मुझे तो आपकी फिक्र होती है। आप मेरे लिए इतनी मेहनत करती हैं और मैं घर पर ही पड़ी रहती हूँ। आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। माँ, आज से आप घर पर रहना और मैं आपके लिए जंगल से घास लेकर आऊंगी और मैं अपने लिए मीठे फल भी ले आऊंगी। नहीं नहीं बेटी, तो इस घर से बिल्कुल भी बाहर मत जाना। ये जंगल जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। बड़ी मुश्किल से तुझे उस लोमड़ी और शेर से बचाया था मैंने। तो यहीं घर पर ही सुरक्षित है बेटी, इस घर से बाहर मत जाना। खिड़की के बाहर से लोमड़ी उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। अच्छा, तो ये बात है। मतलब ये वही बच्ची है जिसे मैं चुरा कर ले आया था और शेर दादा को लगा कि मैंने उस बच्ची को अकेले ही हजम कर लिया है। अभी जाता हूँ शेर दादा के पास और उन्हें इस बच्ची के बारे में बताता हूँ। लोमड़ी भागता हुआ शेर दादा के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। क्या तुम सच कह रहे हो? अरे हाँ हाँ शेर दादा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो वही बच्ची है और उस बकरी ने उस बच्ची को अपने घर में छुपा करके रखा है। अगर ऐसी बात है तो हमें उसके पास चलना चाहिए। मेरे राज्य में रहकर मेरे से ही बगावत कर रही है वो बकरी। आज उन दोनों का काम तमाम कर दूंगा। अरे नहीं नहीं शेर दादा, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करना एक राजा को शोभा नहीं देता। एक काम करते हैं, वो बकरी रोज घर के दरवाजे पर ताला लगाकर जंगल घास चरने जाती है। हम उसी समय उस इंसानी बच्ची पर हमला करेंगे। दूसरी ओर बेटी, मैं जंगल जा रही हूँ। आज तुम्हारे लिए बहुत सारे मीठे मीठे और स्वादिष्ट फल लेकर आऊंगी। तुम यहीं रहकर मेरा इंतजार करना। ठीक है माँ, मैं आपका इंतजार करूंगी। बकरी जैसे ही बाहर निकलती है, शेर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये बकरी, तूने क्या सोचा? तो इस जंगल के राजा से बगावत करेगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। सालों तक तूने उस बच्ची को हमसे छुपा कर रखा। अब मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना उस बच्ची को। अब तो हम दोनों भर पेट भोजन करेंगे। क्यों, सही कहा ना लोमड़ी? बिल्कुल सही कहा आपने महाराज। शेर बकरी पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी एक शिकारी उन्हें सामने से आता हुआ दिखता है। अरे लोमड़ी, वो देखो, एक शिकारी हमारी तरफ बढ़ा आ रहा है। अगर हम जल्दी यहाँ से नहीं भागे तो वो हमारा शिकार कर लेगा। चलो भागो यहाँ से, इस बकरी को तो मैं बाद में देखूंगा। शेर और लोमड़ी शिकारी को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से मेरी जान बच गई, वरना वो शेर और लोमड़ी तो आज मुझे खा ही जाते और ना जाने फिर मेरी बच्ची का क्या होता। उसका तो मेरे अलावा इस दुनिया में कोई है भी या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। और तुम ये कैसी बातें कर रही हो बकरी? भला तुम्हारी बच्ची के लिए किसी का होना क्यों जरूरी होगा? तुम खुद ही तो काफी हो उसके लिए। नहीं नहीं, दरअसल मेरे साथ एक इंसानी बच्ची भी रहती है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। इंसानी बकरी? बकरी उस शिकारी को सारी बातें बताती है। क्या? एक काम करो, तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो, उस बच्ची को देखना चाहता हूँ। बकरी उस शिकारी को अपने साथ लेकर जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मेरी माँ की जान बचाई। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और कोई बात नहीं बेटी,
मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है बकरी, तुमने इस बच्ची को इतने सालों तक पालकर इतना बड़ा किया। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। चलो अब मैं चलता हूँ। शिकारी चला जाता है। माँ, अब बहुत हुआ। मैंने कितनी बार आपसे बोला, अब मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मैं अपना ख्याल खुद से रख सकती हूँ। आप मुझे कब तक बाहर जाने नहीं देंगी? कभी न कभी तो मैं भी बाहर निकलूंगी ना। पर यहाँ जो जानवर तुझे उठा कर लाए थे वो अभी भी तेरा इंतजार कर रहे हैं बेटी। मैं तुझे कैसे समझाऊं? एक काम करते हैं, इस जंगल से हम कहीं दूर चले जाते हैं, फिर वो जानवर मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। ठीक है बेटी, तुझे जैसा ठीक लगे। दोनों माँ बेटी रात के अंधेरे में जंगल से निकलकर एक गांव की ओर आ जाते हैं। जहाँ वो एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। सुबह होती है। माँ, अब तुम यहीं आराम करो। अब से मैं तुम्हारे लिए हरी हरी घास लाऊंगी। पर बेटी, ये जगह तुम्हारे लिए अनजान है। यहाँ तुम अभी किसी को नहीं जानती। पर माँ, यहाँ सारे मेरी ही तरह इंसान रहते हैं। अब हमें उन जंगली जानवरों से कोई खतरा नहीं है, आप फिक्र मत करिए। बच्ची चारा लाने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाती है। यहाँ तो मुझे दूर दूर तक कोई हरी घास नहीं मिल रही है। क्या करूँ? माँ ने तो हमेशा हरी हरी और ताजी घास ही खाई है। माँ मेरे लिए हमेशा ताजे ताजे फल लाया करती थी, तो क्या मैं अब उन्हें ये सूखी घास खिलाऊं? नहीं नहीं, मैं जंगल ही चली जाती हूँ, वहीं से माँ के लिए हरी हरी घास ले आऊंगी। बच्ची जंगल की ओर चलने लगती है। तभी उसे एक घायल चिड़िया मिलती है। चिड़िया दर्द से करहा रही होती है। अरे चिड़िया, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। हाँ बहन, मेरी मदद कर दो। पर मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? इसी रास्ते पर तुम सीधी चलते जाओ, वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है। उस तालाब के किनारे एक पेड़ पर जड़ी बूटी लगी हुई है। तुम उस जड़ी बूटी को लाकर मुझे दे दो, उसी के लेप से ठीक हो जाऊंगी। ठीक है चिड़िया रानी, तुम यहीं इंतजार करना, मैं अभी वो जड़ी बूटी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर बच्ची तालाब की ओर निकल जाती है। और वहाँ से जड़ी बूटी ले आती है। जड़ी बूटी लगाते ही चिड़िया ठीक हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अगर तुम मेरी मदद ना करती तो मैं ठीक नहीं हो पाती। वैसे तुम कौन हो बहन? क्या नाम है तुम्हारा और तुम यहाँ कैसे? मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। यहाँ इस जंगल में हरी घास लेने आई थी। पर चिड़िया रानी, मेरा कोई नाम तो है नहीं। क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं है? चलो मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ। आज से तुम्हारा नाम परी है। वाह, ये तो वाकई बहुत प्यारा नाम है। शुक्रिया चिड़िया रानी। अब मैं चलती हूँ, वरना अंधेरा हो जाएगा। परी हरी घास तोड़कर अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन गांव में राजा का छोटा भाई अपने 2 सैनिकों को लेकर आता है और वहाँ वो गांव के सारे लोगों से कर की वसूली करने लगता है। तभी उसकी नजर परी पर जाती है। ये लड़की कौन है? इसे तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा। महाराज, ये लड़की अभी कुछ दिनों पहले यहाँ रहने आई है। तो इसे इस गांव के नियम के बारे में बता दो। यहाँ सारे लोग मुझे कर देते हैं, तुम्हें भी देना होगा। परंतु महाराज, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है? तुम मुझे कर देने से मना कर रही हो। महाराज, ये अभी इस गांव में नई नई आई है, इसे अभी कुछ नहीं पता। आप फिक्र न करें, हम इसे सब कुछ समझा देंगे। ठीक है, मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा। तब तक इस लड़की को तुम लोग अच्छे से समझा देना। मुझे इससे भी कर चाहिए, अगले हफ्ते से। ऐसा कहकर राजा का भाई चला जाता है। वहीं दूसरी ओर राजा रानी बागान में बैठे हुए थे। तभी एक सुंदर सा तोता उड़कर उनके बागान में एक पेड़ पर बैठ जाता है। वाह, कितना सुंदर तोता है। ऐसा तोता तो मैंने पहले कभी नहीं देखा।
राजा सैनिकों से तोता पकड़ने को कहते हैं। महाराज, मैं तो इस तोते को नहीं पकड़ सकता, पर हमारे राज्य में एक शिकारी है जो इस तोते को पकड़ सकता है। राजा तुरंत आदेश देते हैं कि शिकारी को बुलाया जाए। वहीं दूसरी ओर राजा का भाई गांव में जाता है। मैंने तुमसे पिछले हफ्ते कर के लिए कहा था, तुमने मुझे अभी तक कोई कर नहीं दिया है। चलो मुझे कर ला कर दो। महाराज, मैं आपको क्या दूं? मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। सैनिकों, इसके घर की तलाशी लो और जो भी मिले उसे ले आओ। महाराज, ये सोने की चैन मिली है। राजा मन ही मन सोचता है, अरे ये चैन तो हमारी खानदानी चैन है। कहीं ये बच्ची वही तो नहीं जिसे लोमड़ी उठा कर ले गई थी। मुझे इसे दुनिया की नजरों से छुपाना होगा। ठीक है, अगर तुम्हें कर नहीं देना तो तुम्हें मेरे साथ महल चलना होगा, वही तुम काम करना। और हाँ, इस चेन के बारे में तुम किसी से भी कुछ नहीं कहोगी। ठीक है। परी महल जाती है और रानी के कक्ष में काम करने लगती है। एक दिन राजा की नजर उस पर जाती है। कौन हो तुम? यहाँ तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। परी सारी बात राजा को बताती है। एक दिन रानी का हार चोरी हो जाता है। सैनिक राजा से आकर कहता है, महाराज, मैंने परी नाम की लड़की को रानी के कक्ष से कुछ ले जाते हुए देखा था। राजा गुस्से में आकर परी को बुलवाता है। है लड़की, तुझे मैंने यहाँ काम करने के लिए रखा है या चोरी करने? तूने रानी का हार चुरा कर अच्छा नहीं किया। महाराज, मैंने रानी के हीरो का हार नहीं चुराया। राजा का भाई सैनिकों को परी के घर की तलाशी लेने भेजता है, जहाँ उसे एक संदूक मिलता है। उस संदूक में वही चोरी हुआ हीरो का हार मिलता है। महाराज, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब अगर इस लड़की को सजा नहीं दी तो राज्य के और लोगों की भी हिम्मत बढ़ जाएगी। ठीक है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। महाराज, मैं मरने से पहले एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। मैं हमेशा उस पेड़ की छांव में बैठती थी। ठीक है। परी कुछ देर सैनिकों की निगरानी में उस पेड़ की छांव में बैठती है। फिर उसे फांसी दे दी जाती है। इसके बाद उसे नदी में बहा दिया जाता है। आज तो बहुत देर हो गई, मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई। दूसरी ओर महल में शिकारी आता है। तभी राजा का भाई एक सैनिक से कह रहा होता है, सैनिकों, ये लो तुम्हारा इनाम। तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो हीरो का हार उस लड़की के घर में रखकर। मैं यही चाहता था कि कैसे इसे अपने रास्ते से हटाऊं, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि राजा जी की ही बेटी है, जिसे कुछ समय पहले एक लोमड़ी उठा कर ले गई थी। अगर मैं इसे अपने रास्ते से नहीं हटाता तो भैया ये सारा राजपाट उस लड़की के नाम कर देते। इसलिए मैंने उसे फांसी की सजा दिलवाई। हे भगवान, उस मासूम बेचारी को इन लोगों ने फांसी दे दी। शिकारी तोते को पकड़कर राजा जी को दे देता है। शिकारी, तुमने इस तोते को पकड़कर हमें खुश कर दिया। कहो, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? महाराज, अगर आपको मुझे कुछ देना ही है तो आप मुझे इंसाफ दे दो। कैसा इंसाफ? महाराज, आपने जिस लड़की को आज फांसी दी, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? वो कौन थी, कहां से आई थी? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो शिकारी? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, पर हाँ इतना जानता हूँ कि उस लड़की ने रानी का हीरो का हार चुराया था, जिसके बाद मेरे छोटे भाई ने उसे फांसी की सजा दिलवा दी ताकि कोई दोबारा ऐसा न कर सके। पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि महाराज, वो और कोई नहीं, आपकी बेटी थी, जिसे जंगल में लोमड़ी चुरा कर ले गई थी। उसे एक बकरी ने पाला और अभी कुछ समय पहले ही वे लोग जंगल से गांव में रहने आए थे, जिसके बाद आपके छोटे भाई को उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया। आप उस लड़की को ये सारा राजपाट न दे दें, इसलिए एक षड्यंत्र रचकर आपके छोटे भाई ने उसे रास्ते से हटा दिया। राजा को ये सुनकर बहुत दुख होता है।
राजा उस बकरी से मिलने जाता है। बकरी राजा को सारी बात बताती है। हे भगवान, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। मेरे ही राज्य में मेरे ही हाथों मेरी पुत्री की हत्या हो गई। राजा रोते रोते अपनी बेटी को याद ही कर रहा होता है कि तभी उसकी बेटी उसके सामने आ जाती है। ये क्या, तुम्हें तो फांसी दे दी गई थी, फिर तुम जिंदा कैसे हो? महाराज, आपको याद है आपने मुझे आखिरी इच्छा पूरी करने को कहा था। हाँ हाँ, मुझे याद है। मैं जिस पेड़ के नीचे बैठी थी मैंने उसकी जड़ी बूटी खा ली थी। वो पेड़ बहुत ही चमत्कारी है। अगर मैंने चोरी की होती तो आज मैं जिंदा नहीं बचती, पर मैंने चोरी नहीं की थी तो आज मैं आपके सामने जिंदा हूँ। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। राजा महल जाता है और अपने भाई और उसके सैनिक को आजीवन कारावास की सजा सुना देता है और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ महल में रहने लगता है। वो उस बकरी को भी अपने महल में रख लेता है।